नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। आपका स्वागत करता हूं टॉप 5 में। इस वक्त की 5 बड़ी खबरों में बात करेंगे। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए चारधाम यात्रा को फिलहाल स्थगित करने का फैसला लिया है। इसके अलावा बात करेंगे प्रदेश को नई एम्बुलेंस मिली है, किस किस जिले को कितनी एम्बुलेंस मिली है, इससे क्या फायदा होगा या फिर नहीं होगा, इस खबर पर भी बात करेंगे। इसके अलावा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सभी कैबिनेट मंत्रियों को एक एक जिले का भार सौंपा है। उस जिले की मॉनिटरिंग वो मंत्री करेंगे, किसको क्या मिला उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में एक और नया कोरोना का आंकड़ा सामने आया है। क्या वो आंकड़ा है, उस पर भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही बताएंगे डीआरडीओ की मदद से कुछ अस्पताल बनकर तैयार किए जाएंगे कुछ दिनों में, और कुछ बेड जिसमें ऑक्सीजन भी होगी वो बनकर तैयार होंगे। क्या कुछ रहेगा उसमें, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन नजर सबसे पहले डालिए आप हेडलाइंस पर। उत्तराखंड सरकार ने लिया बड़ा फैसला। कोरोना के चलते चारधाम यात्रा को किया गया स्थगित, लेकिन तय समय पर ही खुलेंगे धामों के कपाट। 108 इमरजेंसी सर्विस के बेड़े में शामिल हुई 132 नई एम्बुलेंस। मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कोरोना की रोकथाम के लिए सभी मंत्रियों को दिए गए अलग अलग जिलों के दायित्व। मुख्यमंत्री बोले, जिलाधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर करें काम। उत्तराखंड में डीआरडीओ की मदद से तैयार होंगे 1400 ऑक्सीजन आईसीयू बेड। हल्द्वानी और ऋषिकेश में 2 अस्थायी अस्पताल भी होंगे स्थापित। कोरोना से लड़ रहा है उत्तराखंड। पिछले 24 घंटों में 85 लोगों की मौत, 6251 नए मरीज मिले। प्रदेश में अब कुल 219 कंटेनमेंट जोन। चलिए सबसे पहले बात करेंगे टॉप 5 में चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रा उत्तराखंड की रीढ़ मानी जाती है। पिछले साल कोरोना के चलते चारधाम यात्रा बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। इसका सीधा असर चारधाम यात्रा के दौरान जो स्टेक होल्डर्स हैं उन पर साफ तौर पर पड़ा था। साथ ही सरकार के राजस्व पर भी इसका असर देखने को मिला था। इस बार उम्मीद थी चारधाम यात्रा तय समय पर शुरू होगी और चारधाम यात्रा से प्रदेश की व्यवस्था भी पटरी पर चलेगी। लेकिन फिलहाल कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में लगातार कोरोना के जो केस सामने आ रहे हैं, जो स्थिति है उसको देखते हुए फिलहाल चारधाम यात्रा को सरकार ने स्थगित कर दिया है। हालांकि ये भी कहा गया है कि जो चारों धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन सभी चारों धामों के कपाट तय समय पर ही खुलेंगे। जो समय उनके लिए निश्चित किया गया है उसी दिन उनके कपाट खुलेंगे, लेकिन वहां पर सिर्फ कुछ पुजारियों को ही अनुमति होगी जो अनुष्ठान होते हैं उसको करने की। इसके अलावा फिलहाल चारधाम यात्रा स्थगित रहेगी। आने वाले समय में इस पर फैसला लिया जा सकता है कि किस तरह से यात्रा का स्वरूप होगा। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बताया है कि धामों के कपाट तय समय पर ही खुलेंगे, जो समय उनके लिए निश्चित किया गया है, और तीर्थ पुरोहित मंदिरों में नियमित रूप से पूजा पाठ कर सकेंगे। लेकिन किसी भी श्रद्धालु को चारधाम यात्रा पर आने की अनुमति नहीं होगी। मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय में ये मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो पूजा पाठ या फिर धार्मिक अनुष्ठान नियमित रूप से चलते रहते हैं उनको करने की अनुमति होगी। देश विदेश के श्रद्धालुओं के साथ ही चारों धाम के जिलों के निवासी भी इस वक्त चारधाम यात्रा नहीं कर पाएंगे। पूरे देश में जिस तरह से कोरोना की स्थिति बनी है, इसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि आने वाले समय में ये डिसाइड किया जाएगा, ये निश्चित किया जाएगा कि चारधाम यात्रा का स्वरूप किस तरह से रहेगा, क्योंकि फिलहाल तो कोरोना की स्थिति प्रदेश में बुरी तरह से व्यवस्थाओं को चरमरा रही है। इसी को देखते हुए चारधाम यात्रा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया। कपाट तय समय पर ही खुलेंगे। आपको हम बता दें किन तिथियों पर किसके कपाट खुलने वाले हैं। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 मई को खुलेंगे सुबह 4:15 पर। केदारनाथ धाम के कपाट 17 मई को खुलेंगे। इसके अलावा गंगोत्री धाम के कपाट 15 मई सुबह 7:30 बजे खुलेंगे और यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के मौके पर यानी कि 14 मई को खुलेंगे। लेकिन फिलहाल कपाट तो खुलेंगे, अनुष्ठान भी होंगे, लेकिन कोई भी श्रद्धालु चारधाम की यात्रा पर नहीं जा सकेगा। प्रदेश में कोरोना की स्थिति जिस तरह से है उसको देखते हुए और एम्बुलेंस की कमी भी कई जगहों पर देखने को मिल रही है, इसको देखते हुए एक सुखद खबर यह है कि 108 इमरजेंसी सर्विस के बेड़े में करीब 132 नई एम्बुलेंस शामिल हो चुकी हैं। 108 आपातकालीन जो सेवा है उसको ये 132 नई एम्बुलेंस मिली हैं। बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इन 132 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अपने कैंप कार्यालय से 132 वाहनों को मुख्यमंत्री ने जनता को समर्पित किया है। साथ ही प्रदेश सरकार ने UDRPF के माध्यम से 132 एम्बुलेंस को स्वास्थ्य महानिदेशालय को फरवरी और मार्च में
उपलब्ध करवाया था। सरकार की ओर से इन 132 नई एम्बुलेंस को 108 के बेड़े में शामिल कर दिया गया था और कुंभ मेले 2021 में इनको संचालित करवाया जा रहा था। इनमें से 36 एम्बुलेंस में एडवांस लाइफ सपोर्ट है और 96 बेसिक लाइफ सपोर्ट के साथ जो एम्बुलेंस हैं वो सुविधा इनमें है। मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि जनता को कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन भी करना है, मास्क भी पहनना है और समय से अपना टेस्ट भी करवाना है। तो किस जिले को कितनी एम्बुलेंस मिली है इस पर भी आप नजर डाल लीजिए। अल्मोड़ा को 10, बागेश्वर को 5, चमोली को 9, चंपावत को 5, देहरादून को 13, हरिद्वार को 20, नैनीताल को 10, पौड़ी को 11, पिथौरागढ़ जिले को 9, रुद्रप्रयाग को 5, टिहरी को 9, उधम सिंह नगर को 17 और उत्तरकाशी को 9 एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई गई हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इन एम्बुलेंस के मिलने से जो व्यवस्थाएं हैं वो थोड़ी सी ठीक होंगी जिन लोगों को समय पर उपचार नहीं मिल रहा है, क्योंकि कुछ एम्बुलेंस ऐसी है जिनमें एडवांस लाइफ सपोर्ट है, कुछ में बेसिक लाइफ सपोर्ट है। तो इस तरह से इन एम्बुलेंसों के मिल जाने से एक राहत की खबर भी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कोरोना की स्थिति जिस तरह से है उसको रोकने के लिए, उस पर नियंत्रण करने के लिए, फिर उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इसी बीच आपको एक और खबर बता दें, प्रदेश में कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं उनको देखते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इसके प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए और मॉनिटरिंग के लिए एक फैसला ये लिया है कि सभी जो मंत्री हैं उनको जिलेवार जिम्मेदारियां दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी मंत्री जिन जिन जिलों को उनकी जिम्मेदारी दी गई है वहां के जिलाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करें और समन्वय स्थापित कर हर संभव कदम कोविड की रोकथाम के लिए उठाएं। यानी कि मंत्रियों के लिए एक एक जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को अब ये भी जान लीजिए आप किस जिले को कौन सा मंत्री मिला है या फिर किस मंत्री को कौन से जिले की जिम्मेदारी मिली है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को हरिद्वार, हरक सिंह रावत को पौड़ी और रुद्रप्रयाग, बंशीधर भगत को नैनीताल, यशपाल आर्य को उधम सिंह नगर, सुबोध उनियाल को टिहरी, विशन सिंह चौपाल को बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को देहरादून की जिम्मेदारी, अरविंद पांडे को चंपावत, धन सिंह रावत को चमोली, रेखा आर्य को अल्मोड़ा और यतीश्वरानंद को उत्तरकाशी जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये भी कहा है कि ये जो मंत्री, तमाम जो मंत्री हैं ये जिलाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करें। जिलों में जो जो दिक्कतें आ रही है तो उसको समय रहते उसको दूर कर लिया जाए, अच्छे ढंग से इसका मैनेजमेंट किया जाए और मॉनिटरिंग मंत्रियों के स्तर पर हर जिले की जाए। ये कहा जा सकता है कि जिस तरह की स्थितियां प्रदेश में हैं, कई जिलों में व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं, तो अगर एक मंत्री एक जिले की जिम्मेदारी को निभाता है, वहां पर मॉनिटरिंग करता है, वहां के जिलाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करके काम करता है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जिलों में व्यवस्थाएं भी सुधरती हुई नजर आएंगी। क्योंकि कैबिनेट स्तर का कोई मंत्री अगर किसी जिले की जिम्मेदारी उसको दी गई है, अपने आप में एक बड़ी बात भी है। अब देखना यह है कि ये मंत्री किस तरह से इन जिलों की जिम्मेदारियों को निभाते हैं और जो अव्यवस्थाएं कई जिलों से सामने आ रही हैं अस्पतालों में या फिर तमाम चीजों में, उनको किस तरह से दूर किया जाता है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अस्पतालों पर दबाव काफी ज्यादा है। अस्पतालों में अव्यवस्थाएं, कई जिलों में कुप्रबंधन सामने आ रहे हैं। कई जगहों पर बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, जाहिर सी बात है ये किसी से छिपी नहीं है। इसी बीच एक खबर राहत की ये है कि अब DRDO की मदद से प्रदेश में करीब 1400 ऑक्सीजन और ICU के बेड स्थापित करने की कवायद की जा रही है। सरकार ने यह भी कहा कि 2 दिन के भीतर मध्य स्तरीय अस्पतालों की व्यवस्था भी की जाएगी। ये आपको हम जानकारी दे दें कि DRDO की मदद से गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में करीब 1400 ऑक्सीजन और ICU बेड जल्दी स्थापित करने की बात सरकार की तरफ से कही गई है। यह भी कहा गया कि 2 दिनों के भीतर कोरोना इलाज के लिए 7 मध्य स्तरीय अस्पतालों की व्यवस्था भी की गई है। इससे प्रदेश में करीब 700 ऑक्सीजन और 39 ICU बेड और 2 वेंटिलेटर बेड अभी तक बढ़ चुके हैं। ये भी जानकारी दी गई है। ये जानकारी किसके द्वारा दी गई तो वो भी आप जान लीजिए। प्रेस ब्रीफिंग की गई थी सचिवालय में। जो स्वास्थ्य सचिव उत्तराखंड के हैं डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने ये जानकारी दी है कि वर्तमान में जो कोविड पेशेंट है, कोविड मरीज हैं, उनके इलाज के लिए करीब 12 कोविड अस्पताल, 62 डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर, 385 कोविड केयर सेंटर काम कर रहे हैं। राज्य में 17,000 के करीब अस्पतालों में बेड हैं, जबकि 5500 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हैं, 1302 ICU बेड हैं और 774 वेंटिलेटर कोविड बेड हैं। ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं इस वक्त कोविड पेशेंट के लिए। इसके साथ ही आने वाले समय में 1400 ऑक्सीजन बेड और ICU बेड DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर के तैयार किए जाएंगे। ये भी जानकारी दी गई कि हल्द्वानी और ऋषिकेश में 2 अस्थायी अस्पतालों को बनाया जाएगा। DRDO की मदद से इन अस्थायी अस्पतालों को बनाया जाएगा। कुमाऊं क्षेत्र के लिए हल्द्वानी में ये मेडिकल कैंपस, सुशीला तिवारी जो मेडिकल कैंपस है उसमें ही ये अस्पताल बनाया जाएगा। इसके अलावा गढ़वाल क्षेत्र के लिए IDPL ऋषिकेश में एक अस्थायी अस्पताल बनाया जाएगा जिसमें एम्स ऋषिकेश इसे संचालित करेगा। हल्द्वानी वाले को सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज संचालित करेगा और ऋषिकेश वाले को एम्स
संचालित करेगा। इन दोनों ही अस्पतालों में करीब 500 बेड की क्षमता होगी। हल्द्वानी वाले अस्पताल के लिए बताया गया कि 400 ऑक्सीजन बेड और 100 आईसीयू बेड यहां पर बनाए जाएंगे, जबकि ऋषिकेश में 500 बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड ही होंगे। तो ये DRDO के साथ मिलकर के कोशिश ये की जा रही है कि आने वाले कुछ समय में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन ऑक्सीजन बेड को उपलब्ध करवाया जाए, ताकि जो मरीज ऑक्सीजन के अभाव में या फिर बेड के अभाव में अपना दम तोड़ रहे हैं वो स्थितियां न देखने को मिली। और जिस तरह से केस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, तो जब पेशेंट तेजी के साथ बढ़ेंगे तो उनके लिए व्यवस्थाओं को भी बढ़ाना पड़ेगा। इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है। कब तक 1400 बेड और 2 अस्थायी अस्पताल तैयार होते हैं, देखने वाली बात होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कोरोना की क्या स्थिति है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े सामने आए हैं। 24 घंटों में अगर बात करें तो 6251 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं, इनकी पुष्टि हुई है। और 85 जो मरीज हैं उनकी कोरोना के चलते पिछले 24 घंटों में मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में ही ठीक कितने हुए वो भी आप जान लीजिए। 3129 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया और इन्हें मिलाकर के अब 1,20,350 मरीज उत्तराखंड में स्वस्थ हो चुके हैं। कुल 1,74,867 लोग अभी तक संक्रमित हुए हैं। और जो बृहस्पतिवार को जो डिटेल्स सामने आई थी उनमें करीब 28,346 सैंपलों की जांच वो नेगेटिव आई है और 6,251 पॉजिटिव आई है। देहरादून की बात करें तो सबसे ज़्यादा 2,207 नए मामले, हरिद्वार में 1163 मामले, उधम सिंह नगर में 827 मामले, नैनीताल में 673, पौड़ी में 253, उत्तरकाशी में 195, अल्मोड़ा में 198 मामले, टिहरी में 163 मामले, रुद्रप्रयाग में 150 मामले, चमोली में 127, चंपावत में 157, बागेश्वर में 107, पिथौरागढ़ में 33 संक्रमित मिले हैं। तो यानी कि सिर्फ एक जिला पिथौरागढ़ जहां पर 100 से कम आंकड़ा सामने आया, बाकी सभी जिलों में 100 से ज़्यादा जो मरीज हैं उनकी 100 से ज़्यादा मरीज सामने आए हैं। अब जो प्रदेश में मृत्यु दर है 1.43 हो चुकी है, जो कि नेशनल जो मृत्यु दर है उससे भी ज़्यादा है, यानी कि राष्ट्रीय औसत से भी ज़्यादा मौतें उत्तराखंड में हो रही हैं। अब प्रदेश में 219 कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा कंटेनमेंट जोन देहरादून जिले में स्थित है। तो ये अपडेट था पिछले 24 घंटे का कोरोना वायरस का। सबसे ज़्यादा मामले देहरादून से सामने आ रहे हैं। अब हर दिन 2000 से भी ज़्यादा देहरादून में मामले सामने आ रहे हैं और पिछले 24 घंटों में 85 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है क्या स्थिति है और किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं या फिर स्वास्थ्य ढांचा उत्तराखंड में काम कर रहा है। ये थी अभी तक की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक हर कुछ पहुँचती रहे। और फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। नमस्कार।